मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो लेसन है उसका अगला टॉपिक है रेशम मार्ग सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। देखो रेशम मार्ग सिल्क रूट, रेशम जो था वो चीन के अंदर सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता था और चीन के अंदर जो है उत्पादन के कारण परिपूर्ण विश्व के अंदर रेशम की जो है मांग बहुत अधिक मात्रा में थी और इसी के लिए जो है ये लोग एक जगह से दूसरी जगह आयात करते थे। ठीक है, और इनके रुकने ठहरने के लिए जो है जगह जगह हमें आज जो है अपनी इन स्मृतियों को अपने संग्रहालयों से प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ एक 15 गुफाओं के अंदर इनका वर्णन मिलता है। गुफाएं जो है इनके लिए बनाई गई थी ताकि ये लोग वहाँ आराम से जीवन व्यतीत कर सकें। जैसे अपना जो माल है वो लेकर के यूरोपीय देशों के अंदर जाते थे और वहाँ बेच करके आते थे, तो उसके लिए जो है रास्ते में इनके लिए सुविधाएं राजा महाराजाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। इन सुविधाओं के बदले ये लोग उनके लिए उपहार के रूप में रेशम और कुछ एक हीरे जवाहरात से संबंधित मालाएं या आभूषणों के रूप में उन्हें प्रदान करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है परिपूर्ण विश्व जो है आपस में जुड़ गया। यूरोप अफ्रीका इससे जो है एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से आपस में जुड़ गया। देखो आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से ज्ञात होता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम सिल्क का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने हमें बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया। समुद्र या ज़मीन से होकर गुजरने वाले ये मार्ग न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे बल्कि एशिया को यूरोप तथा अफ्रीका से भी जोड़ने का कार्य करते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। अब देखो बेटा, इसमें एक चित्र दिया गया है, आपको ये चित्र दिखाता हूँ क्योंकि मेन है कि आपकी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी डायग्राम आएगा और उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें देखो एक स्मृति शिला पर पानी के एक जहाज का चित्र गोवा संग्रहालय के अंदर रखी हुई ये स्मृति चित्र है। ये ध्यान रखना, कहाँ रखी हुई है? गोवा के अंदर संग्रहालय के अंदर। 10वीं शताब्दी का ये चित्र है। कौन सी शताब्दी का है? 10वीं शताब्दी का। इसमें क्या है कि पानी के एक जहाज का चित्र है। पानी के एक जहाज का चित्र ये दिखाई गया, पानी के जहाज का चित्र। ठीक है, जिस पे जो है व्यापारी जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते आते थे। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं सदी के बाद की स्मृतिशालाओं पर जलपोतों की तस्वीरों से उस काल में समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। इससे किसका पता चलता है? समुद्री व्यापार के महत्व का। ठीक है, 3 क्वेश्चन बने भाई। किसका? पानी का एक जहाज चित्र है। ठीक है, कहाँ रखा है? गोवा संग्रहालय में। कौन सी सदी का है? 10वीं सदी का। ठीक है, किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? तो समुद्री व्यापार के महत्व को। ठीक है, उसके बाद ये देखो इधर चित्र, ये सिल्क रूट दिखाया गया है, मार्ग। चीन की एक गुफा पेंटिंग में दर्शाया गया सिल्क मार्ग 8वीं सदी। कौन सी सदी का? 8वीं सदी का। गुफा 217 मोगाओ ग्राटोज गंसू और चीन, ये 217 गुफाएं। ठीक है, इनमें मोगाओ ग्रोटाज और गुंसू चीन, इनके अंदर ये गुफाएं प्रदर्शित की गई। ठीक है, तो ये अगर चित्र आ जाए तो किसका चित्र है? गुफाओं का है, जिसमें पेंटिंग के माध्यम से सिल्क रूट मार्ग जो है उसको दर्शाया गया है। ठीक है, 8वीं सदी के दौरान का। आगे देखो भाई, इसी मार्ग से चीनी पाटरी जाती थी और इसी मार्ग से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के मसाले व कपड़े दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। चीनी की पाटरी, ठीक है, और मसाले व कपड़े भारत से दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर जाते थे। वापसी में सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप एशिया तक पहुंचती थी। यूरोप से एशिया तक सोने और चांदी जैसी कीमती धातुएं जो हैं वो पहुंचती थी।
व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों ही प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। शुरुआती काल में के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी रास्ते से एशिया में आते रहे होंगे। कुछ सदी के बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत सारे पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से इस चारों दिशाओं में फैल चुका था। बौद्ध धर्म जो है वो सिल्क मार्ग से ही परिपूर्ण जो है विश्व के अंदर, या चारों दिशाएं जो दे दी इसमें परिपूर्ण विश्व के अंदर ये फैला था। ठीक है, मेन एक धर्मों का जो प्रचार प्रसार था वो भी किसके आधार पर, इसी व्यापार के आधार पर। ठीक है, व्यापार और संस्कृति का जो आदान प्रदान है वो भी इसी सिल्क रूटों के, सिल्क मार्गों के माध्यम से। ठीक है, एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ संबंध, एक धर्म दूसरे देश में आवाजाही। ठीक है, उसके बाद शासन व्यवस्था, इस प्रकार एक देश से दूसरे देश में अनेक धर्म पहुँचे। ठीक है, अब है भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू। अब भोजन की यात्रा, भोजन जो है भाई जैसे दूर दराज अलग अलग देशों के अलग अलग खान पान होते हैं, वेशभूषा भी अलग अलग होती है, रहन सहन भी अलग अलग होता है। ठीक है, जिसे हम कल्चर बोलते हैं, संस्कृति। ठीक है, तो ये भोजन की जो यात्रा है ये भी इसी प्रकार, जैसे लोग उधर से आए तो अपने साथ अपना भोजन ले करके आए। ठीक है, तो वहाँ आकर के उन्होंने जैसे आदान प्रदान किया तो इससे जो है उनके बारे में पता चला। जैसे हमारे देश में आज फास्ट फूड जो है यूरोपीय सभ्यता की देन है। ठीक है, जैसे चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये सब चाइनीज़, ठीक है, फास्ट फूड है, और ये हमारी संस्कृति के अंदर अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी प्रकार जो है स्पेगेटी और आलू, आलू जो है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ बोए जाते थे। ठीक है, जिसमें इंडियन मूल के जो अमेरिकन हैं, ठीक है, वो लोग इनको बोते थे और वहीं से हमारे देश में पहुँचे। ये मेन है कोलंबस के द्वारा जो है एशिया महाद्वीप में आए। ठीक है, तो अब देखो एशिया और यूरोप, अफ्रीका, इन महाद्वीपों के अंदर आलू आया। तो हमारे खाद्य पदार्थ दूर दराज के देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी मुसाफिर और व्यापारी किसी नए देश में जाते थे, आने जाने अनजाने में वहाँ नई फसलों के बीज बोआते थे। मतलब मेन है कि नई फसलों के बीज बो देते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के बीच साझा स्रोत रही हों। आइए नूडल्स और स्पेगेटी का ही उदाहरण लें। ऐसा माना जाता है कि नूडल कौन बनाते थे? चीन में। ठीक है, चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से स्पेगेटी का जन्म हुआ। नूडल जो है पश्चिम में पहुँचे और वहीं पे ही किसका जन्म हुआ? स्पेगेटी का। यह संभव है कि 5वीं सदी में पास्ता अरब यात्रियों के साथ सिसिली पहुँचा। पास्ता जो था वो किसके साथ? अरब यात्रियों के साथ। कहाँ पहुँचा? सिसिली, जो अब इटली का ही एक टापू है। इटली जो है देश, उसका एक टापू है सिसिली। ठीक है, तो इसी तरह के आहार भारत तथा जापान में भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार के जो आहार हैं वो जापान और भारत के अंदर भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी ये न ज्ञात कर सकें कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर दराज देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। मतलब मेन है कि सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है वो भाई पहले से ही चला हुआ था। ठीक है, लगभग 500 वर्ष पूर्व आलू, मक्का, मूंगफली, सोया, मिर्च, टमाटर, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ एशिया और यूरोप में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाने लगा। यहाँ अमेरिका और से तात्पर्य उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका तथा कैरिबियाई द्वीप समूह सभी से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों अर्थात अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता था। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीब लोगों की ज़िंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। यूरोप के अंदर जो है गरीब जो लोग थे उनका प्रिय जो भोजन बन गया वो आलू बन गया था। ठीक है, उनके जीवन में कुछ बदलाव आए, उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र भी बढ़ने लगी। आलू के कारण जो है पौष्टिक आहार मिलने लगा और उनकी उम्र जो है वो इंक्रीज़ होने लगी, बढ़ने लगी। ठीक
ठीक है। आयरलैंड के निर्धन काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य, मतलब मेन है कि आयरलैंड के जो काश्तकार जो लोग थे काम करने वाले, ठीक है, वो आलू के ऊपर इतने निर्भर हो गए गरीब लोग कि जब 1840 के दशक में किसी बीमारी के कारण जो आलू की फसल खराब हुई, नष्ट हुई, तो उस भूखमरी के कारण लाखों लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में समा गए थे। अब देखो इसमें एक चित्र दिया गया है, अभी ये चित्र दिखाई दे रहा है बेटा, देखो ये है वेनिस एवं पूर्वी विश्व से आए व्यापारी चीज़ों की अदला बदली करते हुए मार्को पोलो बुक ऑफ मार्वल्स 15वीं सदी। ये 15वीं सदी का चित्र है। वेनिस एवं पूर्वी विश्व से आए व्यापारी जो हैं, इसके माध्यम से क्या प्रदर्शित हो रहा है, चीज़ों का आदान प्रदान, मेन है कि वस्तुओं का आदान प्रदान। अब इसी में ही कौन सी सदी का है, ये 15वीं सदी का चित्र है। अब इसी में एक ये चित्र दिखाया गया है, देखो भी ये जब आयरलैंड के अंदर जो अकाल पड़ा था आलू के ऊपर, तो इस प्रकार लोग जो है ढूंढ ढूंढ करके खा रहे थे। तो आयरलैंड में आलू अकाल, ये चित्र जो है आलू के अकाल को प्रदर्शित कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इलस्टेट लंदन न्यूज़ 1849, कब पड़ा था ये अकाल, 1840 में। फसल कट जाने के बाद बचे खुचे आलूओं को की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोदते बच्चे, मतलब बच्चे हैं, बचे कुचे आलूओं को निकालने के लिए मिट्टी से, ठीक है। 1845 से 49 के बीच पड़े अकाल, भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान, कौन सा अकाल पड़ा था, भयानक आयरिश अकाल, आलू अकाल के दौरान आयरलैंड में लगभग 10 लाख लोग भूखमरी के कारण मारे गए थे और इससे 2 गुने लोग काम की तलाश में घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में चले गए। तो ये स्थिति उत्पन्न हुई थी भाई, ठीक है। तो बेटा इसमें कुछ एक क्वेश्चन बन रहे हैं, वो देखो। सबसे पहले आयरलैंड में अकाल कब पड़ा, तो 1840 में। कितने लोग मारे गए अकाल के कारण, ठीक है। आयरलैंड में निर्धन काश्तकार तो आलू पर ही सत्तर निर्भर हो गए थे कि अकाल, ठीक है। तो 1840 में आयरलैंड में अकाल पड़ा था, जिसके कारण कितने लोग मारे गए थे, 10 लाख लोग। इस इधर दिखाया भी गया बेटा, 10 लाख लोग मारे गए थे। कब पड़ा था ये, 1845 से 49 में, भयानक आयरिश आलू अकाल। इस अकाल को किस नाम से जाना गया, भयानक आयरिश आलू अकाल के नाम से, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अमेरिका जो महाद्वीप है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उसकी खोज किसने की, तो क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। उसके बाद आलू कहाँ से आए, तो उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। इसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर बोई जाने वाली फसलें कौन कौन सी हैं, तो वो 500 वर्ष पूर्व आलू, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, मिर्च, टमाटर, शक्करकंद, ठीक है, ये सब उस पर बोई जाती थी। अब उसके बाद नूडल्स कहाँ से आए, तो नूडल्स वही चीन से आए, ठीक है। चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहीं पे किसका जन्म हुआ, स्पेगेटी का, ठीक है। पश्चिम में स्पेगेटी का जन्म किसके कारण हुआ, चीन से गए नूडल्स के कारण, ठीक है। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो मेन है कि जो एशिया से यूरोप की ओर सिल्क रूट के माध्यम से जो व्यापार किया जाता था वो किस किस चीज़ का किया जाता था, तो चीनी पाटरी, ठीक है, और भारत से दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाले व कपड़े, ठीक है, भेजे जाते थे, तो इनका व्यापार होता था। उसके बाद इस व्यापार में वो वापसी में क्या लाते थे, कौन सी धातुएं लाते थे, तो सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से भारत में लाते थे, ठीक है। अनेक धर्मों का जो प्रचार था वो किन मार्गों किससे हुआ, तो वो सिल्क मार्गों के कारण, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा। सिल्क मार्ग या रेशम जो है सबसे ज़्यादा कहाँ का, किस देश का प्रसिद्ध था, तो चीनी रेशम, चीन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे बेटा, ये आपको अपने फेयर नोटबुक के अंदर लिखने। आज के लिए इतना ही।